हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि सोशियोलॉजी का सबसे पहले ओरिजिन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, उसके ओरिजिन के क्या फैक्टर्स थे और जो अर्ली सोशियोलॉजी थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे एंड कॉम्ट और स्पेंसर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सोशियोलॉजी है उसका एक बहुत बेसिक मीनिंग जो है वो है कि साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी सोशियोलॉजी सोसाइटी को स्टडी करती है, यानी डिफरेंट ग्रुप्स सोसाइटी के उनके बीच में इंटरेक्शन और वो सब सोशियोलॉजी स्टडी करती है। सोशियोलॉजी जो वर्ड है उसका ओरिजिन है लेटिन वर्ड सोशियस और ओलॉजी मीनिंग वर्ड ग्रीक वर्ड, तो लेटिन और ग्रीक वर्ड से मिलके बना है सोशियोलॉजी वर्ड। सोशियस का मीनिंग है कंपेनियन या एसोसिएट। सो ये पूछ सकते हैं कि सोशियस कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है, तो ये याद रखना है हमें। सोशियोलॉजी एस्टेब्लिश्ड एज ए सेपरेट डिसिप्लिन इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो सोशियोलॉजी सबसे पहले यूरोप में ओरिजिन हुआ था सोशियोलॉजी का। ओरिजिन या फिर ये कह लीजिए कि इसका एस्टेब्लिश ये कि एज ए सेपरेट डिसिप्लिन या एज ए सेपरेट सब्जेक्ट 19th सेंचुरी में हुआ था, पर ये नहीं है कि उससे पहले कोई किसी सोशल इशू पे लिखा नहीं गया था। तो उससे पहले भी कुछ बुक्स लिखी गई हैं, वो देख लेते हैं। प्लेटो ने लिखी थी रिपब्लिक, एरिस्टोटल की बुक है पॉलिटिक्स, कौटिल्य की है अर्थशास्त्र, मैकियावेली की है द प्रिंस, रूसो की है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मोंटेस्क्यू की है द स्पिरिट ऑफ लॉ एंड एडम स्मिथ की है वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये सारी बुक्स के बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी बुक किस थिंकर से एसोसिएटेड है। इन सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट है इब्न खालदून की बुक है मुकदमा, तो ये याद रखनी है। जो अर्ली सोशियोलॉजी थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टीबी बॉटममोर ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वो देख लेते हैं। कि जो अर्ली सोशियोलॉजी थी वो एनसाइक्लोपीडिक थी, यानी इसका फोकस जो था कि जो ह्यूमन सोसाइटी उसको स्टडी करना, उसका हिस्ट्री भी स्टडी करना, तो उसको सब कुछ स्टडी करना था सोसाइटी के बारे में, उसका एम्फेसिस था अर्ली सोशियोलॉजी का। तो ये थी एनसाइक्लोपीडिक इन कैरेक्टर, इवोल्यूशनरी इन नेचर। जो अर्ली सोशियोलॉजी थी वो उस टाइम जो साइंटिफिक इन्वेंशन या साइंस की जो थ्योरी आ रही थी उनसे इन्फ्लुएंस थी, जैसे डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल इवोल्यूशन की, तो वैसे ही उसी से इन्फ्लुएंस होके जो स्पेंसर ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी सोशल इवोल्यूशन की। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो अर्ली सोशियोलॉजी थी वो इवोल्यूशनरी थी, यानी उन्होंने ये बोला था कि जो जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे, तो वैसे ही सोसाइटी भी इवॉल्व होती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती है धीरे धीरे। जनरली रिगार्डेड एज पॉजिटिव साइंस, तो ये भी साइंस से इन्फ्लुएंस्ड है। और पॉजिटिव मतलब कि जो चीज़ें हम प्रत्यक्ष में देख सकते हैं, यानी जिनको डायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको स्टडी करना प्रेफर करते थे अर्ली सोशियोलॉजिस्ट। रिकॉग्नाइज्ड एज ए साइंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये इमर्ज ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और वो उस टाइम पे हुई थी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के टाइम पे एज ए डिसिप्लिन। तो उस टाइम फोकस था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है उनको स्टडी करना या उनकी साइंस। सो नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल एज वेल एज ए साइंटिफिक कैरेक्टर। उस जो अर्ली सोशियोलॉजी थी वो साइंटिफिक भी थी और आइडियोलॉजिकल भी थी। सो ये है टीबी मोर ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं अर्ली सोशियोलॉजी के, ये भी याद रखने। अब आते हैं हम, जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो है कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। पहला फैक्टर है कमर्शियल रिवॉल्यूशन, जो 15वीं जो सेंचुरी है उसमें स्टार्ट हुआ था। उससे क्या हुआ कि जो ट्रेड और कॉमर्स है वो बढ़ गया, अलग अलग देशों के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ा और वो सब जो कंपास और नेविगेशन की चीज़ें इन्वेंशन हुई उनकी, तो और साथ में ही मनी और बैंकिंग भी एक्सपेंड कर गए। बैंकिंग सिस्टम आ गया और मनी जो पहले बार्टर सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया मनी ने, और साथ में ही मिडिल क्लास भी राइज हुई। तो इन सब चीज़ों से जो सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था।
तो जिसकी वजह से सोशियोलॉजी वॉल्व हुई है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया, तो उस टाइम के थिंकर्स जो थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया कि देखना कि कैसे स्टेबिलिटी लेके आए सोसाइटी में, और वो सब फिर उसी से सोशियोलॉजी का कहीं भी ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट फैक्टर है रेनेसा एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो जो रेनेसा का जो टाइम था, उस टाइम जो पहले हम ह्यूमन को सेंटर में न रख के गॉड को, हर किसी चीज़ को हम गॉड से एसोसिएट करते थे कि ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। पर रेनेसां के बाद ये हुआ कि हमने हर चीज़ को इंसान को सेंटर में रख के सोचना स्टार्ट किया। और उसी टाइम साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुई, जो कि जिससे कुछ मटेरियल चीज़ें चेंज हो गई सोसाइटी में हमारी, और कुछ नए इन्वेंशन हुए साइंस में, जिन्होंने हमारा साइंस में तो एटीट्यूड चेंज किया, साथ में जो चीज़ें उन्होंने जो सोसाइटी के बारे में हमारा एटीट्यूड था वो चेंज कर दिया। तो फिर एक अलग टाइप का थॉट निकल के आएगी, सोसाइटी को कैसे स्टडी करें और कैसे क्या स्टडी करना चाहिए सोशियोलॉजी को, वो सब। नेक्स्ट फैक्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उस टाइम फ्रांस और यूरोप में बहुत एक कियोस टाइप था, और सोसाइटी बिल्कुल इनस्टेबल थी। तो जो उस टाइम की जो कंडीशंस थी, उनको देख के और उन सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेके आना, और वो सब उस टाइम फ्रांस में उस टाइम थे कॉम्ट और डरखाइन, उनका भी जन्म भी इसी टाइम के आसपास हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे के आसपास। और उन्होंने उस सोसाइटी को देखा, और फिर उन्होंने थ्योरीज बनाई, या फिर कि कैसे सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेके आनी चाहिए, बस वो सब। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हमारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी, और उन सब का रिजल्ट था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कि एक तो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई थी, साथ में जो मनी का और बैंकिंग का सिस्टम आ गया था, साथ में कुछ नए रिसोर्सेज मिल गए कि कोयला और वो सब। तो उन सब से जो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, उसने काफ़ी चेंज कर दिया। उसने एक तो जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता था, उसको फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया, या फिर ये कह लीजिए कि मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था उस टाइम। और डिवीजन ऑफ लेबर भी बढ़ गया था, और वेज लेबर आ गया था, कॉन्सेप्ट वेज लेबर का। तो इन सब से जो उस टाइम अर्बनाइजेशन बढ़ा, और उससे जो सिटीज़ की हालत बहुत वैसी हो गई थी, पॉवर्टी बहुत थी जो वर्कर थे उनमें, और वो सब। तो कार्ल मार्क्स के जो थॉट्स हैं, वो उसी से प्रभावित हो के उन्होंने जो थ्योरी दी है। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का काफ़ी रोल रहा है सोशियोलॉजी की इवॉल्व होने में। सो ये 4 फैक्टर हैं, मेन फैक्टर, जो सोशियोलॉजी के ओरिजिन में इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो फैक्टर ओरिजिन का फैक्टर नहीं है पर इम्पोर्टेंट है, वो है स्टेट ऑफ पुअर रिपोर्ट। ये एक साइंटिफिक सर्वे हुआ था उस टाइम पे, और इससे ये पता चला कि जो पॉवर्टी है वो एक नेचुरल चीज़ नहीं है, वो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसकी वजह से पॉवर्टी है लोगों में। तो ये याद रखनी है, स्टेट ऑफ पुअर रिपोर्ट किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक होगी पॉवर्टी। सो सोशियोलॉजी emerged एज ए रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय मॉडर्निटी। मॉडर्निटी यही है जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मॉडर्निटी मतलब हमारे थॉट जो थोड़े मॉडर्न हो गए थे, तो उनसे जो उन सब चीज़ों से जो सोसाइटी में जो अलग अलग चेंजेस आए या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या उनके रिस्पॉन्स में जो अलग अलग थिंकर्स ने विचार रखे, तो ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी emerged एज ए रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय मॉडर्निटी। ये भी बोलते हैं कि सोशियोलॉजी emerged एज ए रिएक्शन टू एनलाइटनमेंट। तो ऐसे स्टेटमेंट दे के भी पूछ सकते हैं कि विच वन इज़ करेक्ट। सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स मानते हैं अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, डर्कहाइम, वेबर और कार्ल मार्क्स को। तो ये 5 है फाउंडिंग फादर, पर मेनली इन्हीं का पूछा जाता है, अगस्त कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर का, पर आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। अभी हम देखते हैं कि कॉम्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट में। तो कॉम्ट का
ओरिजिन या फिर जिस कंट्री से थे वो है फ्रेंच या फ्रांस से थे ये। और इनका जन्म हुआ था 1798 में, जो प्रोबेबली जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी उस टाइम के आसपास। और इनकी डेथ हो गई थी 1857 में, जो इंडिया में क्रांति हुई थी 1857 की, उसके टाइम पे। इनके जो आइडियाज़ थे वो इन्फ्लुएंस थे एल जी बोनार्ड से, जोसेफ मेस्ट्रे और सेंट साइमन से। कॉम्ट फर्स्ट थिंकर थे जिन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड का यूज़ किया था। ये उन्होंने अपनी पॉजिटिव फिलोसॉफी नाम की बुक है उसमें 1839 में यूज़ किया था सोशियोलॉजी वर्ड को सबसे पहले। उससे पहले उन्होंने सोशियोलॉजी को बोला था सोशल फिजिक्स। तो इसमें ये भी याद रखना है कि सोशियोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया, और कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को पहले क्या बोला था, सोशल फिजिक्स। He insisted on scientific methods, objectivity, discovery of social laws. कॉम्ट उस टाइम की जो साइंटिफिक डिस्कवरीज थी उनसे बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने भी ये सोचा कि जब हम नेचर के लॉज को डिस्कवर करके हम इतना कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर चेंज हो सकता है हमारी लाइफ में, तो हम क्यों ना सोसाइटी के भी लॉ को डिस्कवर करें। तो इनका एम्फेसिस था सोशल लॉज को डिस्कवर करना, रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी रखना और साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करना सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। ही इंट्रोड्यूस्ड हिस्टोरिकल मेथड्स इन सोशियोलॉजी। तो ये भी याद रखना है कि सोशियोलॉजी में हिस्टोरिकल मेथड किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो है कॉम्ट। कॉम्ट ने जो बोला था कि सोशियोलॉजी है वो दो पार्ट में डिवाइड करी थी उन्होंने स्टडी ऑफ सोसाइटी को। तो उसमें है कि सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक। सोशल स्टैटिक है कि जब सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहती है, ऑर्डर रहता है, एक उसको स्टडी करना। और सोशल डायनेमिक जब कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, इंस्टेबिलिटी होती है, तो सोशल चेंज को स्टडी करना। सो कॉम्ट डिवाइडेड स्टडी ऑफ सोसाइटी इनटू सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक, ये भी याद रखना है। कॉम्ट की कुछ फेमस बुक्स हैं, उनमें से एक है पॉजिटिव फिलोसॉफी, जो 1839 में लिखी थी उन्होंने, और उसके 6 वॉल्यूम्स है। एक है पॉजिटिव पॉलिटी, उसके 4 वॉल्यूम्स हैं। कुछ कुछ एग्जाम्स में वॉल्यूम भी पूछ लेते हैं कि कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। कॉम्ट और सेंट साइमन ने मिलके एक लिखा था ऐसे या बुक, वो था प्लान ऑफ साइंटिफिक कोऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इसी में उन्होंने जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है वो दिया था। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है कि हर सोसाइटी 3 स्टेजेस से पास होती है। तो पहली स्टेज थी थियोलॉजिकल, उसके बाद है मेटाफिजिकल, और लास्ट है पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज। उन्होंने जो सोसाइटी का जो प्रोग्रेस है उसको ह्यूमन के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से जोड़ा था, कि जैसे जैसे इंसान का जो नॉलेज है या फिर उसका सोचने की क्षमता बढ़ेगी, या फिर तो वैसे वैसे सोसाइटी में स्टेजेस चेंज होती है। तो ही कनेक्टेड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। थियोलॉजिकल स्टेज जो होती है, इसमें जो इंसान है वो हर चीज़ को ऐसे सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट करके देखता है, या फिर गॉड से, कि ये हो रहा है तो मतलब ये गॉड की मर्जी से हो रहा है। और थियोलॉजिकल स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो सोशल यूनिट होती है वो है फैमिली। मेटाफिजिकल स्टेज में गॉड को नहीं देखते, पर वो ये मानते हैं कि कुछ है, या फिर जो नेचर है, हमारी प्रकृति है, उसमें कुछ ऐसी पावर है कि हर चीज़ उसके हिसाब से होती है। तो इसमें जो सोशल यूनिट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्टेट। और लास्ट लास्ट स्टेज है पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज, इसको हिंदी में प्रत्यक्षवादी बोलते हैं। उसमें चीज़ों को हम साइंस के हिसाब से समझते हैं, उस चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं,
तो इसमें जो है वो हम साइंस, लॉजिक, रीजनिंग वो सब अप्लाई करके चीज़ों को समझते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट सोशल यूनिट है वो है पूरी ह्यूमन रेस। कॉम्ट ने थियोलॉजिकल स्टेज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहली है फेटिसिज्म। फेटिसिज्म में जो थियोलॉजिकल स्टेज में हर चीज़ को हम गॉड से कनेक्ट करके समझते हैं, तो फेटिसिज्म में क्या है कि हर चीज़, हम जो आसपास सारी चीज़ें हम ये सोचते हैं कि हर चीज़ में भगवान है, सारी चीज़ों में। पर पॉलीथिज्म में ये होता है कि हम कुछ कुछ एक्टिविटीज़ का ग्रुप बना देते हैं कि ये एक्टिविटीज़ का भगवान पर्टिकुलर ए है भगवान, इन एक्टिविटीज़ का या फिर इन जो फिनोमिना है इनका कोड है बी। तो ऐसे ग्रुप बना देते हैं। इसमें मानते हैं कि हर चीज़ में भगवान है, या फिर ये चीज़ उस चीज़ का एक अलग भगवान है, ऐसा कुछ कर ले मान सकते हैं। पर फिर पॉलीथिज्म में हम ग्रुप में बना देते हैं। और मोनोथिज्म में ये होता है कि ये ग्रुप तो एग्जिस्ट करते हैं, पर ये मानते हैं कि इन ग्रुप के जो भगवान है या गॉड हैं, उनके ऊपर भी एक और पावरफुल गॉड हैं। तो ये होता है मोनोथिज्म, कि ये तो है ही पर इनके ऊपर भी एक पावरफुल गॉड है। तो वो हो गया मोनोथिज्म, यानी एक है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड है। तो ये थी थियोलॉजिकल स्टेज। और मेटाफिजिकल में नैतिक और मानवीय गुणों के विकास पे ज़्यादा जोर देते हैं। फिर जो कॉन्सेप्ट आता है कॉम्ट का, वो है हायरार्की ऑफ साइंसेस या विज्ञानों का संस्तरण। इसमें कॉम्ट ने जो अलग अलग साइंसेस हैं उनका एक हायरार्की बनाई थी, या फिर उनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया था कि कौन सी सबसे पहले आई, कौन सी सबसे बाद में, और कौन सी सबसे कॉम्प्लेक्स हैं। तो सबसे पहले कॉम्ट ने बोला था कि मैथमेटिक्स जो है सबसे पहली साइंस थी। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी एंड फिर सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के बाद भी एक साइंस बताई थी कॉम्ट ने, और वो है मोरल्स। तो सोशियोलॉजी लास्ट साइंस नहीं है कॉम्ट के हिसाब से, पर सबसे कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजी है। तो हमें ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैथ्स में सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी है, और सोशियोलॉजी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साइंस है। सोशियोलॉजी सबसे कॉम्प्लेक्स साइंस क्यों है? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है, यानी जिसको ये स्टडी करती है वो चीज़ ही सबसे कॉम्प्लेक्स है। और किस चीज़ को स्टडी करती है सोसाइटी, सोशियोलॉजी, वो है सोसाइटी को। तो कॉम्ट ने बोला था कि सोशियोलॉजी सोसाइटी को स्टडी करती है, और सोसाइटी सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर है, तो इसलिए सोशियोलॉजी सबसे कॉम्प्लेक्स साइंस होगी। और सोशियोलॉजी जैसे जैसे हम जाएंगे सोशियोलॉजी से मैथमेटिक्स की तरफ, तो मैथमेटिक्स की जनरलिटी सबसे ज़्यादा है, यानी वो सबसे जनरल है, और सोशियोलॉजी कम जनरल है, स्पेसिफिक है ऐसा। तो हमें ये सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले मैथमेटिक्स। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं लास्ट 3 को, कि सोशियोलॉजी पे जो इन्फ्लुएंस है वो फिजिक्स और बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा है। तो फिजिक्स, बायोलॉजी और सोशियोलॉजी ये तो ऐसे याद रहेंगे कि ये तीनों एक सीक्वेंस में आए, और सबसे पहले मैथ्स आई है। फिर बीच के 2 को याद रखने का आपको ये अपना तरीका बना लेना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइंसेस को कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अरेंज करो और 4 ऑप्शन देखें, तो ये सारे याद होने चाहिए आपको एक सीक्वेंस। सबसे कॉम्प्लेक्स है सोशियोलॉजी, और सबसे कम कॉम्प्लेक्स है मैथमेटिक्स। कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को क्राउनिंग एडिफिस ऑफ हायरार्की ऑफ साइंस बोला था, या फिर क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस बोला था। कॉम्ट ने एक रिलीजन को बनाया था, उसका नाम है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें उन्होंने कुछ सेक्युलर वैल्यूज़ पे फोकस किया था, जैसे जस्टिस, इक्वलिटी, इन सब पे फोकस था कॉम्ट का। और कॉम्ट को फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म भी मानते हैं हम। पॉजिटिविज्म में एम्फेसिस होता है कि जिन चीज़ों को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं तो उनको स्टडी करना। ये कह सकते हैं कि ये साइंस से बहुत इन्फ्लुएंस था पॉजिटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है कॉम्ट का। तो जो कॉम्ट को हम मानते हैं पॉजिटिविज्म का
फाउंडर, ये भी याद रखना है। और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी किसने बनाया था, वो भी कॉम्ट का ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। ये है इनका जो कंट्री है जिससे वो है इंग्लैंड से ही। स्पेंसर चार्ल्स डार्विन की जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में आई थी, उससे बहुत इन्फ्लुएंस थे। इसमें चार्ल्स डार्विन ने बोला था कि नेचुरल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसी को स्पेंसर ने अपनी थ्योरी में सोशल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट उसी से इन्फ्लुएंस होकर स्पेंसर ने दिया था। जो एक कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये वैसे ओरिजिनली स्पेंसर का है पर इसको लोग डार्विन में कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये दिया कॉन्सेप्ट जो है, ये स्लोगन है, वो स्पेंसर ने दिया था, ये याद रखना है। स्पेंसर की कुछ बुक्स हैं, सोशल स्टैटिक्स। सोशल स्टैटिक जो है वो कॉन्सेप्ट सोशल स्टैटिक एंड डायनेमिक का कॉम्ट ने दिया था, पर बुक सोशल स्टैटिक स्पेंसर की है। स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, मेन वर्सेस स्टेट एंड फर्स्ट प्रिंसिपल, ये कुछ बुक्स है स्पेंसर की। स्पेंसर ने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है वो है ऑर्गेनिक एनालॉजी का। इसमें स्पेंसर ने बोला था कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें अलग अलग ऑर्गन होते हैं, तो उनका वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और वो सब कुछ न कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं पूरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। वैसे ही बोला कि ह्यूमन सोसाइटी भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, उसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है। तो उन्होंने सोसाइटी को जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उससे कंपेयर किया था, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एनालॉजी। ही एम्फेसाइज्ड ऑन लॉ ऑफ सोशल इवोल्यूशन की सोसाइटी सिंपल सोसाइटी होती है पहले, फिर कॉम्प्लेक्स होती है, फिर और कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था सोशल इवोल्यूशन का या फिर सोशल डार्विनिज्म का। ही स्ट्रेस्ड अपॉन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, ये हमने देख लिया। ही सपोर्टेड इंडिविजुअलिज्म, ये भी देख लिया हमने। तो सोसाइटी का जो इवोल्यूशन बताया, उन्होंने दो टाइप का इवोल्यूशन बताया है। पहला है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंपोजिशन। तो इसमें ये है कि बोला है कि पहले सिंपल सोसाइटी होती है, फिर कंपाउंड सोसाइटी, फिर डबली कंपाउंडेड और ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। कि उनके हिसाब से सिंपल सोसाइटीज़ मिलके फिर कंपाउंड सोसाइटी बनाती है, कुछ कंपाउंड सोसाइटीज़ मिलके डबली कंपाउंड बनाती है, और फिर डबली कंपाउंड मिलके ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी बनाती है। तो सिंपल सोसाइटी का एग्जांपल दिया था स्पेंसर ने, वो है फैमिली का। और फिर कुछ फैमिलीज मिलके एक क्लेन बनाती है, और कुछ क्लेन्स मिलके ट्राइब बनाते हैं, और फिर ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइब्स मिलके नेशन या स्टेट बनाते हैं। तो ये सारे जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं, ये पूछ लेते हैं कई बार कि ट्राइब जो है वो इन ये चारों ऑप्शन में देखे कि इनमें से कौन से रिलेटेड हैं। तो फिर ट्राइब हो गए डबली कंपाउंडेड। तो ये रिस्पेक्टिव जो एग्जांपल है वो भी याद रखना है सोसाइटी के टाइप के साथ में। और दो टाइप की सोसाइटी के इवोल्यूशन बताए थे, तो एक तो था सिंपल कंपाउंड, डबली कंपाउंड, ट्रिपली कंपाउंड। और दूसरा कंसेप्ट है कि मिलिट्री सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कि पहले की जो सोसाइटी थी वो थी मिलिट्री सोसाइटी, और आज की सोसाइटी वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। मिलिट्री सोसाइटी में पावर जो होती है एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है, कोऑपरेशन करना कंपलसरी होता है, बहुत हार्ड लॉज होते हैं, रिप्रेसिव लॉज होते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जबकि कोऑपरेशन कंपलसरी नहीं होता, वॉलेंटरी होता है। पावर किसी राजा या फिर वैसे नहीं होता, पर एक तरह से डिस्पर्स पावर होती है, मतलब स्टेट के पास पूरी पावर नहीं होती, तो और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है। और तो वैसे जो आज की सोसाइटी है वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और जो पहले की सोसाइटीज़ थी वो थी मिलिट्री सोसाइटी। तो ये भी याद पूछते हैं कि मिलिट्री और इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो डिवीज़न है वो किसने दिया था, तो वो है स्पेंसर। सो ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, और आने वाली क्लास में हम जो सोशियोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है वो देखेंगे।
जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने सोशियोलॉजी को एथोलॉजी बोला था। तो कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स बोला था पहले, और बाद में बोला था कि सोशियोलॉजी बोलेंगे, और जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने इसको एथोलॉजी बोला था। तो ये भी याद रखना।